हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 1 हिस्ट्री का ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस अध्याय में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का अर्थ। हड़प्पा सभ्यता आखिर किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता को पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो महत्वपूर्ण शहर है उसे मोहनजोदड़ो माना जाता है, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसीलिए हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही फली फूली, इसलिए इस सभ्यता को हम कई बार सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में ही संस्कृति शब्द का अर्थ। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यता एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। देखो, संस्कृति की शब्द का अर्थ पुरानी वस्तुओं के संग्रह के लिए, पुरानी वस्तुओं के समूह के लिए, एक विशेष शैली के समूह के लिए तथा भौगोलिक क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र में बहुत सारे पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को संस्कृति शब्द कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो पहले की सभ्यता थी उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता से जो पहले सभ्यता अस्तित्व में आई उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण माना गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है, यानी 2600 ईसा पूर्व से जो पहले 1900 ईसा पूर्व से जो पहले सभ्यता थी उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और 2600 ईसा पूर्व के जो बाद की सभ्यता थी उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडी का पूरा नाम। एडी और बीसी का पूरा नाम। बीसी का पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट और एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईसवी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका निर्वाह किस प्रकार होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग निर्वाह, सबसे पहले वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद खाते थे, यानी पेड़ पौधों से मिली हुई चीज़ों का वो सेवन करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। मछली पकड़ना, मछली पकड़कर उनको खाते थे। कृषि करना, खेती करके भी अपना भरण पोषण करते थे। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, यानी हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी और किस प्रकार होती थी। सबसे पहले तो मोहरों पर वृषभ के चित्र अंकित मिले हैं, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं उसके ऊपर वृषभ के चित्र हैं। वृषभ अर्थात बैलों के चित्र हैं। अगर उनकी मोहरों पर बैलों के चित्र है तो इसका संभव यह कहा जा सकता है कि वहाँ उन लोगों को खेती की समझ थी और बैलों के द्वारा वे लोग खेती को किया करते थे। उसके बाद है चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी चोलिस्तान और बनावली ये दोनों स्थान हरियाणा में हैं, वहाँ पर मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा में स्थान है, यहाँ पर मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। उसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन है राजस्थान में, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी कालीबंगन में तक जुता हुआ खेत उसका पूरा ही एक साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद है अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगही नामक स्थान में नहरों के अवशेष मिले हैं।
अफगानिस्तान में शोरतुगई नाम के स्थान पर एक नहर का अवशेष मिला है, जिस नहर से वे लोग सिंचाई किया करते थे। उसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा एक जगह है गुजरात में, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। यानी धोलावीरा गुजरात का एक स्थान है, वहां पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो, जहां पर यह सभ्यता सबसे ज्यादा फली फूली, उसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। जो मोहनजोदड़ो था सबसे प्रसिद्ध पुराना स्थल है। बस्ती को दो भागों में बांटा गया था। बस्ती को दो भागों में बांटा गया था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। यानी मोहनजोदड़ो में जो बस्ती थी दो भागों में बांटा गया। एक छोटा था लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन उसे नीचाई पर बनाया गया। इन्हें दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया था और इन्हें दीवार से घेरा गया था, यानी इनके चारों तरफ दीवार भी की गई थी। उसके बाद है अगला पॉइंट, सड़कों व नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें और नालियां थी वो एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में काटती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके आसपास घरों का निर्माण किया गया। यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता में ऐसा लगता था कि पहले नालियों को बनाया गया, नालियों के बाद फिर गलियों को बनाया गया, फिर गलियों के आसपास घरों का निर्माण किया गया। इतने ज्यादा अच्छे तरीके से इनका निर्माण किया गया था। कई भवनों का एक ही आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। इस सभ्यता में कई भवनों का एक ही आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे। यानी बहुत सारे घर ऐसे थे सबका एक ही आंगन होता था और सबके चारों तरफ कमरे बने होते थे। घरों में खिड़कियां नहीं थी, यानी इनके घरों में ना खिड़कियां नहीं थी। ये लोग अपने आप को एकांतवास में रहना पसंद करते थे, इसलिए इनके घरों में खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नान घर होता था। यानी प्रत्येक घर का ईंटों से बना हुआ अपना एक स्नान घर होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शवाधानों की विशेषताएं। यानी इस हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान यानी लोगों की मृत्यु के उपरांत शवों को कैसे दफनाया जाता था उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता है, मृतकों को खड्डों में दफनाया जाता था। कभी कभी गर्तों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। चलिए इनको गर्तों में तो दफनाया जाता था, लेकिन कई बार इनकी बनावट एक दूसरे से अलग अलग होती थी। यानी किसी आम व्यक्ति की मृत्यु पर अलग प्रकार का और किसी शाही व्यक्ति की मृत्यु पर अलग प्रकार के गर्त बनाए जाते थे। कुछ गर्तों में ईंटों की चिनाई की गई थी। यानी कुछ गर्त ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें ईंटों की चिनाई की गई है। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं जिसके अनुसार वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। यानी कुछ लोगों का मानना था कि लोगों के मरने के बाद वे इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, इसलिए उनके शवों के साथ इनको भी दफनाया जाता था। उसके बाद है अगला पॉइंट, पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। यानी शवाधानों में चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। यानी दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। यानी कहीं कहीं पर ऐसा पता चला है कि मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन, विलासिता की वस्तुएं क्या थी? वे वस्तुएं जो आराम और मनोरंजन की हों उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहा जाता था। यानी ऐसी वस्तुएं जो आराम और मनोरंजन की हो उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहा जाता था। अब इसके बाद है संचय शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं संचय शब्द का अर्थ। लोगों द्वारा विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करना संचय कहलाता था। उस समय के लोग बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, इन्हीं को संचय
कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। मनके जिनसे वरमालाएं बनाई जाती थी बहुत सारी। मनकों के निर्माण के लिए कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलकड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यानी मनकों के निर्माण के लिए कार्नेलियन पत्थर होता था, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलकड़ी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण के लिए तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। तो कई बार मनकों के निर्माण के लिए तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके में होता था। शंख का भी प्रयोग मनके में होता था, फ्यांस का भी और पक्की मिट्टी का भी। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। यानी कुछ मनके ऐसे होते थे दो या दो से अधिक मनकों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। कुछ मनके सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। जो कुछ मनके होते थे वो सोने के टॉप वाले पत्थर के भी होते थे। अब इसके बाद इन मनकों का आकार क्या, इनके आकार जो होता था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित, इस प्रकार के मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके चक्राकार होते थे, कुछ बेलनाकार, कुछ गोलाकार, कुछ ढोलाकार तथा कुछ खंडित होते थे। कुछ मनकों को सरकंडे की तीखी नोक से चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। यानी कुछ मनकों को सरकंडे की तीखी नोक से चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। यानी मनकों के ऊपर नक्काशी की जाती थी सरकंडे की तीखी नोक से। सील खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। सील खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है उस पर आसानी से नक्काशी की जा सकती थी। कुछ मनके सील खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। यानी कुछ मनकों का निर्माण सील खड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर निर्माण किया जाता था। अब देखते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार की जाती थी। देखो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। प्रस्तर, पिंड, पूरे शंख, तांबा, अमस्य जैसा कच्चा माल, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट उत्पादन केंद्रों की पहचान होती थी। यानी जहाँ पर भी शिल्प उत्पादन किया जाता था वहाँ पर कूड़ा कचरा या कुछ टूटे फूटे सामान मिल जाते थे। इनसे पहचान हो जाती थी कि यहाँ पर उत्पादन का कार्य किया गया है। नाविकों का देश किसे कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। उसके बाद है फ्रांस। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्रांस कहलाता है। घिसी हुई रेत, बालू, रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्रांस कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यमयी लिपि। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसे रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है। पहला कारण है इस लिपि में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में। यानी इतने ज्यादा चिन्ह है कि उनको याद करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत कम लोग याद कर पाते थे। चिन्ह बहुत ज्यादा पेचीदा थे। जो चिन्ह थे वो बहुत ज्यादा पेचीदा थे। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है और इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाटों की विशेषताएं। अब हड़प्पा सभ्यता में जो बाट मिलते थे उनकी विशेषताएं क्या थी। ये बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो चट नामक पत्थर से बनाए गए थे। इन बाटों के मानदंड द्विआधारी थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे। 1 से लेकर 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। यानी इन बाटों का प्रयोग 1 से लेकर 12,800 तक होता था और दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मन के तोलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण।
अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत आखिर किस वजह से हुआ। सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। वनों की इतनी अत्यधिक कटाई हुई कि लोगों का स्थान परिवर्तन हो गया, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अत्यधिक बाढ़, यानी कुछ लोगों का मानना है कि स्थानों पर बहुत ज्यादा बाढ़ है जिसके कारण लोगों के घर और गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, कुछ लोगों का मानना है कि नदियों का सूख जाना यानी नदियों का पानी सूख गया और नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिस वजह से लोगों को रहने में परेशानी, लोगों ने अपना स्थान बदल लिया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। भूमि का अत्यधिक उपयोग, यानी भूमि पर इतनी अत्यधिक उपयोग किया गया जिस वजह से भूमि बंजर हो गई और लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया। महामारी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां ही महामारी के रूप में फैली जिनसे हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रसाद तथा शासक। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है, यानी मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, उसी को कहा गया प्रसाद, परंतु उससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। यानी एक बहुत बड़ा भवन तो मिला है लेकिन भवन के अंदर कोई कीमती वस्तुएं नहीं मिली, इसी को कहा गया है प्रसाद। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी एक पत्थर की मूर्ति से उसे पुरोहित राजा कहा गया। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें शासक यानी राजा नहीं होता था, सभी को समान अधिकार प्रदान थे। दूसरा, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में। यानी हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं होता था, बहुत सारे शासक होते थे। हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, दो लोगों के द्वारा की गई थी। एक के द्वारा हड़प्पा खोजा गया था और एक के द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। अब हम आगे देखते हैं शमन क्या था। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का सामर्थ्य का दावा करते थे। यानी शमन महिलाएं और वे पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने का दावा करते थे और साथ यह भी करते थे कि वे दूसरी दुनिया से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। इन्हें शमन कहा जाता था। वे महिलाएं और पुरुष जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति रखते थे और दूसरी दुनिया से आसानी से संपर्क साध सकते थे। अब हम देखते हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने में इतिहासकारों को कौन कौन सी समस्याएं सामने आई। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती। पहली समस्या तो यह थी जो हड़प्पा की लिपि है, इससे इस इतिहास को पूरी तरह से जानने में कोई मदद नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। दूसरा, ये वस्तुएं मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, यानी जो वस्तु हमें मिले मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान मिला वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस अवस्था में मिला है कि उनसे इतिहास को नहीं लिखा जा सकता, ना समझा जा सकता है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्य सड़ जाते थे। यानी जो पदार्थ हमें मिले हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे पदार्थ, ये बहुत जल्दी सड़ जाते थे, जैविक पदार्थ है, इसलिए इनसे इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केवल टूटी हुई और अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी। टूटी हुई और अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी, उनसे इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। आरंभिक पुरातत्विक को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। यानी आरंभिक जो लोग थे उन्होंने इतिहास जो लिखा उनको जो जिन चीजों की समझ नहीं थी उन लोगों ने धार्मिक महत्व की वस्तुएं मान लिया। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का भी प्रयास किया गया। यानी मोहरों के चित्र से बहुत सारे धार्मिक चीजों को जोड़कर देखने का
एक असंभव प्रयास भी किया गया। बहुत सारे अभिलेखों का नष्ट हो जाना, बहुत सारे अभिलेख हैं जो नष्ट हो गए। अभिलेखों का स्पष्ट ना होना, कुछ अभिलेख हैं जो ऐसी टूटी फूटी अवस्था में मिले जिनसे इतिहास को पुनर्निर्मित करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंतिम क्वेश्चन है, कनिंघम का भ्रम क्या था? जनरल कनिंघम का भ्रम। जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए थे। जो जनरल कनिंघम था उसने 19वीं शताब्दी के मध्य में उत्खनन आरंभ किया। कनिंघम ने मोहर पर ध्यान दिया पर उसे सही कालखंड में दिनांकित नहीं कर पाए। कनिंघम को एक जो मोहर दी गई थी उसने उस मोहर का सही कालखंड नहीं बता पाए। उन्होंने इतिहास लिखने का बहुत सारे असफल प्रयास किए। उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है, पर ऐसा नहीं था। यह था जनरल कनिंघम का भ्रम।